तो स्पेक्ट्रम को मेजरमेंट करने के लिए जो है ना, तो सबसे पहले देखो इसमें पहले एब्जॉर्ब हुआ था और उसके बाद ट्रांसमिट हुआ, तब जाके आपका स्पेक्ट्रम बना। जबकि इसमें क्या हुआ, पहले से इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पर था, वो जब ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो इमिट करेगा डायरेक्ट, और यही आपका आगे चल के स्पेक्ट्रम डेवलप करेगा एटम के अंदर में। कहां पर? एटम के अंदर। मॉलिक्यूल्स में आपके वाइब्रेशनल चेंजेस होते हैं, रोटेशनल चेंजेस होते हैं, इसके वजह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। स्पेक्ट्रम बना, उसी स्पेक्ट्रम को नाम क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम दे रहे हैं। भी हो लेकिन ग्राउंड अगर 6 रहे तो इस टाइप की सीरीज को हम लोग बोलते हैं या 50। ऐसे निकाल सकते हैं, करना कुछ नहीं हो, यही आपके पास ट्रिक है। यानी 5 से लेकर के 2 तक जो ट्रांजिशन होगा ये आपका हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल 4 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको लास्ट लेक्चर पे वेव थ्योरी के बारे में पढ़ाया था और साथ साथ वेव थ्योरी के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बात कर चुके। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही थोड़ा सा आगे की ओर मूव करेंगे और पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम और साथ साथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक अरेंजमेंट है किसका? डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप जानते हैं कि सन से डिफरेंट टाइप के रेडिएशन इमिट करते हैं। सारे रेडिएशन का अपना अपना वेवलेंथ होता है और अपना अपना फ्रीक्वेंसी भी होता है। सारे रेडिएशन को उसके वेवलेंथ को इंक्रीज के आधार पे और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीज के आधार पे अरेंज करें तो एक अरेंजमेंट डेवलप होता है। उसी अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं तो आप लिख सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency, called as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब ये सिंपल एक प्रकार का क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। जैसे अगर मैं कुछ रेडिएशन का नाम लिखूं, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो ये कुछ रेडिएशन का नाम है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। मैं अगर गामा रेज से रेडियो वेव तक मूव करूं तो इधर से इधर आपका वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है और फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो अगर रेडिएशन को बढ़ते क्रम वेवलेंथ में और घटते क्रम फ्रीक्वेंसी में अरेंज करें तो इसी अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, विजिबल रीजन में विबग्योर आपने नाम सुना होगा। विबग्योर, ये डिफरेंट टाइप के कलर हैं जो विजिबल रेंज में आपको देखने को मिलता है ना। V का मतलब वॉयलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब क्या हो गया? रेड। वॉयलेट से आप रेड के तरफ जाओगे ना, तब भी आपका वेवलेंथ बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा।
जो विजिबल रीजन होती है ये 400 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ से शुरू होती है और 750 नैनोमीटर तक जाती है। मतलब वायलेट के पास वेवलेंथ 400 नैनोमीटर के आसपास में होगा और रेड कलर में 750 नैनोमीटर के आसपास में वेवलेंथ होगा। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी अरेंजमेंट को नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि आखिर स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं। अगर हम लोग व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कर देते हैं, प्रिज्म से पास करते हैं तो यहाँ पे एक इंप्रेशन बनता है जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। आप स्पेक्ट्रम कैसे कह सकते हैं, द रेडियंट एनर्जी इज पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, then impression produced on photographic film called as स्पेक्ट्रम, है ना। तो व्हाइट लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास करते हैं तो यहाँ पे 7 डिफरेंट कलर टूटता है, आपका पता है, वेव्यूअर के रूप में। ये जो इंप्रेशन है ना, इसी इंप्रेशन को हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म पे देख सकते हैं, जिसके टर्म क्या देते हैं, स्पेक्ट्रम टर्म देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि ये जो व्हाइट लाइट है, इसको जैसे प्रिज्म से आपने पास किया, ये 7 डिफरेंट कलर में कन्वर्ट हो गया। ये जो व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट करने का जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग डिस्पर्सन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डिस्पर्सन। एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम लोग, द व्हाइट लाइट splits into 7 different color called dispersion। इसको नाम क्या देते हैं बाबू, डिस्पर्सन नाम देते हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए जो है ना, हमारे पास स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है या स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। भाई आप जैसे कि आपको पता है कि करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेक्ट्रम को मेजरमेंट करने के लिए जो है ना, एक स्पेक्ट्रोग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है या फिर स्पेक्ट्रोमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, द डिवाइस which is used to record a spectrum called a spectrograph और स्पेक्ट्रोमीटर। इस डिवाइस का नाम क्या होता है, स्पेक्ट्रोग्राफ या फिर स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रम क्या है, आपको पता चल गया कि अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो हमारे पास एक इंप्रेशन बनता है जिससे आप फोटोग्राफिक फिल्म पे देख सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और व्हाइट लाइट का 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को आप नाम क्या देते हैं, डिस्पर्सन। और स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए हमारे पास स्पेक्ट्रोग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी या फिर स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो पहले जरा आप इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो स्पेक्ट्रम को हम लोग बेसिकली 2 टाइप में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा है आपके पास डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नाम से भी समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, लगातार, जिसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे गैपिंग देखने को मिलेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपने सनलाइट
के माध्यम से बनने वाले रैम्बो को देखा होगा, जो आसमान पे दिखते हैं आपको। तो रैम्बो में जो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं ना, वो एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होते हैं विदाउट एनी गैप। आप देखे होंगे कि वायलेट इंडिगो एक साथ मर्ज है, रेड और येलो एक साथ मर्ज है, कोई गैप नहीं होगा। तो अगर कोई गैप नहीं होता है दो कलर के बीच में, तो उस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। और अगर कुछ गैप हो जाए तो उस टाइप के स्पेक्ट्रम को नाम क्या देते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। आप कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर सकते हैं, द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट वेयर one color merges into another without any gap, called as continuous spectrum. एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं लाइट इमिटेड फ्रॉम incandescent सॉलिड। इनकैंडिसेंट का मतलब अत्यधिक चमकीला, है ना। चमकीले वस्तु से या चमकीले सॉलिड से जो लाइट इमिट करता है, उसमें अगर आप बारीकी से देखोगे ना, तो वहां पे अगर कलर बन रही है तो एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होगा, लेकिन उसके बीच में कोई भी आपको गैप नजर नहीं आएगा। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को आप नाम क्या दे रहे हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नाम दे रहे हैं। इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों, आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होगा कि एक कलर दूसरे कलर में मर्ज तो होगा, लेकिन इसके बीच में कुछ डिस्टिंक्ट गैप आपको नजर आएंगे। जैसे रेड और येलो एक दूसरे में मर्ज हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ गैप है। तो वैसे स्पेक्ट्रम को हम नाम क्या दे रहे हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नाम दे रहे हैं। आप कह सकते हैं यहां से द स्पेक्ट्रम having distinct and well-defined lines with gap called as discontinuous spectrum. डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना। अब डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा होगा आपके पास इमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसमें हम लोग एक तो पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम। नाम से भी समझ में आ रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि कुछ लाइट पहले सबस्टांस एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद इमिट करेगा, तब स्पेक्ट्रम बनेगा। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास ये लाइट इमिट किया किसी सबस्टांस से, इसको सबसे पहले सबस्टांस में आपने एब्जॉर्ब कराया, सबस्टांस में आपने क्या कराया? एब्जॉर्ब कराया। फिर ये सबस्टांस इस रेडिएशन को बाहर निकाला, जिसको आप प्रिज्म से पास कर रहे हैं, है ना, और यहां पे आपको इंप्रेशन बना। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को आप नाम क्या दे रहे हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहले लाइट सबस्टांस में एब्जॉर्ब हुआ, फिर एब्जॉर्ब लाइट को सबस्टांस इमिट किया और उसके बाद स्पेक्ट्रम बनाया। जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि डायरेक्ट कोई भी बॉडी से आपका रेडिएशन इमिट करेगा, इससे डायरेक्ट आप प्रिज्म से पास करोगे और इंप्रेशन आपका बन जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ? पहले सबस्टांस में एब्जॉर्ब, उसके बाद एब्जॉर्ब किए हुए रेडिएशन बाहर निकलेंगे और उसके बाद स्पेक्ट्रम बनेगा। जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम में कोई एब्जॉर्प्शन की बात नहीं होगी, डायरेक्ट
बॉडी से जो लाइट इमिट किया इसको प्रिज्म से पास करो और वहां पे इंप्रेशन आपका बन जाएगा, है ना। एक पॉइंट लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे, द स्पेक्ट्रम which is produced by transmitted light after absorption of radiation called absorption spectrum. पहले एब्जॉर्ब होगा, फिर इसी सबस्टांस से आपका लाइट ट्रांसमिट करेगा और उसके बाद स्पेक्ट्रम बनेगा। जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, इसमें किसी बॉडी से रेडिएशन एमिट करेगा, प्रिज्म से पास करेंगे, इंप्रेशन बनेगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पे द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय which is produced by transmitted light, या फिर आप लिख सकते हैं प्रोड्यूस्ड बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन, डायरेक्ट लिख सकते हैं emission of radiation called as emission spectrum. छोटे छोटे पॉइंट है, बस माइंड में रखना, है ना। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में खास पॉइंट आता है, दे कंटेन्स dark line on bright background, यहां पे डार्क लाइन मौजूद होगा आपका, है ना। जबकि यहां पर क्या मौजूद होगा, दे कंटेन्स ब्राइट लाइन्स ऑन डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो अगर मान लो एक कंडीशन मैं बनाता हूं ऐसा, यहां पर मैं कुछ ऑर्बिटल्स बना रहा हूं। अभी ज्यादा ध्यान मत देना जो 11th के फ्रेशर बच्चे हैं, क्योंकि ये वाला चीज जो है ना, ये आपको क्लास 12 में डिटेल में पढ़ना मिलेगा, है ना। बस यहाँ पे समझने के लिए मैं आपको इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो, अगर मान लेते हैं कि यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, आपने कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन पे सप्लाई किया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, जंप मार के हायर स्टेट पे चला जाएगा। जंप मार के कहां गया, हायर स्टेट पे। जब ये हायर स्टेट से लोअर स्टेट पर आएगा ना, तो यहां पर फोटोन रिलीज करेगा, जो कि आपके क्या होंगे, कलर होंगे। कैसे होंगे, कलर। तो अगर मैं यहां भी स्पेक्ट्रम की तरह सोचूं, तो आपका ये स्पेक्ट्रम कब बना, जब आपने कुछ रेडिएशन को पहले एब्जॉर्ब कराया, फिर ये ट्रांसमिट किया और उसके बाद यहां पे स्पेक्ट्रम बना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि सबस्टांस पे सबसे पहले कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे और उसके बाद लाइट ट्रांसमिट होगा, और ट्रांसमिट होने के बाद जो आपका स्पेक्ट्रम बनेगा वही आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। आप इसको कह सकते हैं दिस इज एक्साइटेशन, इसको बोल सकते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर टू हायर स्टेट। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम में आप ऐसी सेम तरीके से सोच सकते हैं, मान लो यहां पे हमने 3 ऑर्बिटल लिया, यहां पे 2 ऑर्बिटल लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहां तक पहुंच चुका है, तो अब सिंपल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर आएगा और यहां से रेडिएशन जो इमिट करेगा और उसके बाद यहां पे आपका स्पेक्ट्रम बनेगा। तो सबसे पहले देखो, इसमें पहले एब्जॉर्ब हुआ था और उसके बाद ट्रांसमिट हुआ, तब जाके आपका स्पेक्ट्रम बना।
जबकि इसमें क्या हुआ, पहले से इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पर था, वो जब ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो इमिट करेगा डायरेक्ट, और यही आपका आगे चल के स्पेक्ट्रम बनाएगा, जिसको आप प्यार से बोलते हैं डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेट, फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेट, लोअर स्टेट। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल हो गया, और ये आपके पास कुछ इमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो पहले जरा आप इसको कॉपी कर लो, और उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में और कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। देखो इमिशन स्पेक्ट्रम भी दो टाइप का होगा, एक को हम लोग बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरे को हम लोग बोलेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम होगा जहां पे लाइन बनेंगे। क्या बनेंगे? लाइन बनेंगे। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, द इमिशन स्पेक्ट्रम, द इमिशन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम हैविंग well defined line, well defined line or sharp line, or sharp line called line spectrum। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? आपके पास लाइन बनेगा। कैसा लाइन? वेल डिफाइंड लाइन, या फिर आप शार्प लाइन भी इसको कह सकते हैं। देखो ये जो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम है ना, ये प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स है एटम का, मतलब ये डेवलप करेगा एटम के अंदर में। कहां पर? एटम के अंदर। तो एक पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, इट इज कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टराइज्ड बाई कर दो, कैरेक्टराइज्ड बाई गैसियस एटम, gaseous atom, hence called atomic spectrum। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि ये किसका कैरेक्टराइज होता है? गैसियस एटम का कैरेक्टराइज होता है। ठीक है, और ये बनता कब है? एटम के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं बाबू, आपको पता है। जैसे मान लो ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया, और इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से आपका लोअर एनर्जी पर गया। मतलब बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रॉन की एक सेल से दूसरे सेल पर क्या हो रही है? ट्रांजिशन हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन पर हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है ना। तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहां पे, इट इज ड्यू टू द ट्रांजिशन of electron between two energy level। आप K एनर्जी लेवल और L एनर्जी लेवल को जान सके हैं, पहले 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ भी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल तक आता है एटम के अंदर में ही, तभी जाकर के आपको लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। आप लाइन स्पेक्ट्रम में क्या क्या सोच सकते हैं? जैसे कोई भी एटम, जैसे इनर्ट गैस एटम ले लें, इनर्ट गैस एटम ले लें। फिर आप ले सकते हैं मेटल वेपर एंड एटम, है ना। तो ये कुछ आपका एग्जांपल होगा जहां पे लाइन स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली जो एटॉमिक पार्ट होंगे ना, जैसे इनर्ट गैस वो एटम है आपका, है ना। मेटल वेपर या फिर कोई भी एटम की बात करें तो आपको वहां पे एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखने को मिल सकता है, या फिर लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिल सकता है। क्योंकि एटम के अंदर में ही आपका K एनर्जी लेवल, L एनर्जी लेवल, M एनर्जी लेवल, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ये सारी चीजें भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे चल करके, है ना। अभी बस इसके मैटर को थोड़ा थोड़ा समझ लो कि आखिर लाइन स्पेक्ट्रम का टर्म क्यों आता है और क्या होता है। ठीक है, इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद बैंड स्पेक्ट्रम को भी हम लोग जरा समझते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड का मतलब क्या होता है? क्लोज लाइन। बैंड का मतलब क्या होता है? क्लोज लाइन। तो आप कह सकते हैं यहां पे द इमिशन स्पेक्ट्रम,
the emission spectrum having many closed line called as बैंड स्पेक्ट्रम। अच्छा, बैंड स्पेक्ट्रम जो होता है ना, ये कैरेक्टराइज होता है गैसियस मॉलिक्यूल के लिए, इसीलिए हम लोग इसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। एक पॉइंट और ले लेते हैं हम लोग। दीज आर characterized by gaseous molecule hence called molecular spectrum। ठीक है, ये क्यों होता है? ड्यू टू वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल चेंजेस इन मॉलिक्यूल्स में आपके वाइब्रेशनल चेंजेस होते हैं, रोटेशनल चेंजेस होते हैं, इसके वजह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप लिख सकते हैं इट इज ड्यू टू द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल चेंजेस इन द मॉलिक्यूल, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्पेक्ट्रम के बारे में। एक मरतबा पूरी बात को फिर से समझ लो। हम लोग बात किए थे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से, जिसमें वन कलर अनदर कलर में मर्ज होगा विदाउट एनी गैप। दूसरा हमने बात किया था आपका डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसमें एक कलर दूसरे कलर में मर्ज तो होंगे लेकिन उनके बीच में कुछ डिस्टिंक्ट गैप होगा। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा था इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब बनेगा? पहले सबस्टांस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद उस लाइट की ट्रांसमिशन होगी और उसके बाद वो स्पेक्ट्रम बनेगा। इमिशन स्पेक्ट्रम कब बनेगा? लाइट जो इमिट हुआ है उससे डायरेक्ट आपका इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। इमिशन स्पेक्ट्रम को फिर से दो पार्ट में बांटे थे, एक था लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा था बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम एक ऐसा इमिशन स्पेक्ट्रम होगा जहां पे एक डिस्टिंक्ट लाइन आपको देखने को मिलेगी जो एटम के अंदर देखने को मिलता है, इसीलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम लोग बोलते हैं। फिर बैंड स्पेक्ट्रम हमने आपको बताया कि इसमें एक ऐसा इमिशन स्पेक्ट्रम होगा जहां पे मेनी क्लोज लाइन आपको देखने को मिलेंगे और ये मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक किसका है? मॉलिक्यूल का, इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा चीज है, अगर आपके माइंड में हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप छोटी छोटी पॉइंट को भी यहां से देख सकते हैं जिससे आपका एमसीक्यू काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की अब शुरुआत करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको पहले आप कॉपी करो उसके बाद, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब को बनाते हैं। ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास का ट्यूब होगा, एक तरफ एनोड और दूसरी तरफ क्या भरेंगे? कैथोड भरेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको मैं बता रखा हूं, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, आपको लेक्चर नंबर 1 पे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपको हाइड्रोजन गैस को भरना है। कौन से गैस को भरना है? हाइड्रोजन गैस को भरना है ना। और दोनों इलेक्ट्रोड को आपको हाई वोल्टेज से पास कर देनी है। ये वोल्टेज कितना होना चाहिए? तो 10,000 वोल्ट होना चाहिए, जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे 10,000 वोल्ट इस डिस्चार्ज ट्यूब से पास करोगे ना, तो यहां से ब्राइट लाइट इमिट करेगा। कौन सा लाइट? ब्राइट लाइट। कहां से? हाइड्रोजन गैस से। अब इस लाइट को आप प्रिज्म से पास करोगे और स्पेक्ट्रम बनेगा यहां, है ना। अब चूंकि ये लाइट कहां से इमिट किया था? हाइड्रोजन गैस से, इसीलिए इससे बनने वाले स्पेक्ट्रम को नाम क्या देते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, वेन
हाई पोटेंशियल डिफरेंस applied on discharge tube containing hydrogen gas, then a bright light produced from a gas से क्या बना? ब्राइट लाइट बना। अब इस ब्राइट लाइट को किससे पास किए? प्रिज्म से पास किए, तो बीम ऑफ लाइट बनेगा जो स्पेक्ट्रम की तरह काम करेगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहां से, इफ ब्राइट लाइट इज passing through a prism, then beam of light collected over a photographic film called as हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सिंपल सा बात है कि जो ब्राइट लाइट इमिट किया, इसे आप प्रिज्म से पास कर दिए, तो प्रिज्म से पास करने के बाद जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसी को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्राइट लाइट कहां से मिला था आपको? हाइड्रोजन गैस से मिला था। अब हाइड्रोजन गैस आप बेसिकली एटम के तरह सोच रहे हैं। हाइड्रोजन क्या है? एटम है, इसीलिए हम लोग इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और जब इसके स्पेक्ट्रम को आप स्पेक्ट्रोमीटर में देखोगे ना, तो वहां पे डिफरेंट टाइप के लाइंस आपको देखने को मिलेंगे। अब लाइन बनेगा तो उस टाइप के स्पेक्ट्रम को नाम क्या देते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम भी नाम देते हैं। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ सीरीज which are as follow। कुछ यहाँ पे सीरीज बनेंगे जो इस कदर होंगे। जैसे पहला होगा लाइमन सीरीज, क्या होगा हम लोग पढ़ेंगे अभी। दूसरा होगा आपके पास बाल्मर सीरीज, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा जो होगा आपके पास पाश्चन सीरीज। चौथा होगा आपके पास ब्रैकेट सीरीज। 5 नंबर हम लोग पढ़ेंगे पी फंड सीरीज। और एक होगा आपके पास हम फेरी सीरीज। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग। एक मतलब फिर से सुन लो, आपने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को भरा है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, गैस ब्राइट लाइट इमिट किया, इस लाइट को प्रिज्म से पास किए, जो स्पेक्ट्रम बना उसी स्पेक्ट्रम को नाम क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम दे रहे हैं, है ना। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक प्रकार का एटॉमिक स्पेक्ट्रम का ही टाइप है, जिसमें आपको लाइन देखने को मिलेगा, इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रम भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की सीरीज मिलेंगे आपको, वो सीरीज को हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट। कौन कौन से सीरीज होंगे? लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड एंड हम फेरी। इसको जरा कॉपी करो, फिर हम लोग सीरीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, सीरीज को समझने के लिए मैं यहां पर ट्रांजिशन को दिखाने के लिए कुछ लाइन कंसीडर कर रहा हूं।
ट्रांजिशन को दिखाने के लिए। ये 2 लाइन हो गया, ये 3rd लाइन, ये मैं लेता हूं 4th लाइन, ये हो गया आपके पास 5th, ये हो गया आपके पास 6 और ये हो गया आपके पास 7। नाम देता हूं n इक्वल टू 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है। अगर मान लो कोई ट्रांजिशन 7 से लेकर के 1 तक होती है, ऐसा नहीं कि आप 7 से ही लेके चले, आप आगे भी ले सकते हैं, 8 से भी 1 तक कर सकते हैं, 9 से भी 1 तक कर सकते हैं, कहीं से भी हो। एंड कहां पे करना चाहिए? 1 पे करना चाहिए। 6 से भी अगर कराते हैं कराएं, लेकिन एंड कहां पर हो? 1 पर हो। 5 से भी कराना है कराओ, लेकिन एंड कहां पर हो? 1 पर हो। 4 से कराना है कराओ, लेकिन एंड कहां पर हो? 1 पर हो। 3 से कराना है कराओ, लेकिन एंड कहां पर हो? 1 पर हो। 2 से कराना है कराओ, लेकिन एंड कहां पर हो? 1 पर हो। तो कहीं से भी ट्रांजिशन हो लेकिन हमेशा 1 पे लाके रुके, तो इस टाइप की सीरीज को हम नाम क्या देते हैं? लाइमन सीरीज नाम देते हैं। और लाइमन सीरीज किस टाइप के रेंज में काम करता है? तो ये काम करता है बाबू अल्ट्रा वायलेट रीजन पर। कहां पर? अल्ट्रा वायलेट रीजन पे काम करता है, जिसको आप यूवी रीजन भी कह सकते हैं। दूसरा हम लोग सीरीज बात करते हैं। अगर ट्रांजिशन आप कहीं से भी लेकर के आओ, लेकिन ग्राउंड हमेशा 2 रहे, मतलब कहीं से भी आए, रुके कहां पे? 2 पे। 6 से भी आए तो रुके 2 पे, 5 से भी आए तो रुके 2 पे, 4 से भी आए तो रुके 2 पे, 3 से भी आए तो रुके 2 पे। कहीं से भी ट्रांजिशन हो लेकिन ग्राउंड हमेशा क्या मिले? 2 मिले, तो उस टाइप की सीरीज को हम लोग नाम देते हैं बाल्मर सीरीज। क्या नाम देते हैं? बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज आपका वर्क करता है विजिबल रीजन पर। कहां पर? विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन ये वो रीजन है जहां पे कोई भी कलर को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर रेड कलर देखना हो तो आपको बाल्मर सीरीज या विजिबल रीजन पे देखने को मिलेगा। ग्रीन कलर देखना हो तो भी आपको इसी रीजन पे देखने को मिलेगा, है ना। येलो कलर देखना हो तब भी आप इसी रीजन पे देखेंगे, क्योंकि विजिबल रीजन है वो, है ना। अगर मान लो ट्रांजिशन कहीं से भी हो लेकिन ग्राउंड उसको 3 रहे, जैसे 7 से 3 तक ले लिए, 6 से 3 कर दो, या 5 से 3 कर दो, 4 से 3 कर दो, कहीं से भी ट्रांजिशन हो लेकिन ग्राउंड अगर इसका 3 होता है तो उसके लिए हम लोग टर्म देते हैं पास्चन सीरीज। क्या नाम देते हैं? पास्चन सीरीज। और पास्चन सीरीज काम करता है इंफ्रारेड के रीजन पे। कहां पे? इंफ्रारेड के रीजन पे। सिमिलरली ट्रांजिशन कहीं से भी हो लेकिन अगर ग्राउंड 4 रहे, ग्राउंड क्या रहे? 4 रहे, तो इस टाइप के सीरीज को हम लोग नाम देते हैं ब्रैकेट सीरीज। क्या नाम देते हैं? ब्रैकेट सीरीज नाम देते हैं। और ये ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड के रीजन पे ही काम करेगा। पास्चन भी इंफ्रारेड पे और ब्रैकेट भी इंफ्रारेड पे। ट्रांजिशन कहीं से भी हो लेकिन उसका ग्राउंड अगर 5 रहे, तो इसके लिए हम लोग टर्म देते हैं पी फंड सीरीज। क्या नाम देते हैं? पी फंड सीरीज। और ये भी वर्क करता है इंफ्रारेड के रीजन पे। मतलब इंफ्रारेड के रीजन पे आपको 3 सीरीज देखने को मिलेगा, पास्चन वाला, ब्रैकेट वाला और पी फंड वाला। और ट्रांजिशन कहीं से भी हो लेकिन ग्राउंड अगर 6 रहे, तो इस टाइप की सीरीज को हम लोग बोलते हैं हमफ्री सीरीज। हमफ्री सीरीज जो वर्क करता है फॉर इंफ्रारेड के रीजन पे। फॉर इंफ्रारेड कहने का मतलब इंफ्रारेड के बाद, इंफ्रारेड के बाद वाले रीजन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीरीज क्या है आपको पता चल गया। लाइमन कब बोलेंगे? जब उसका ग्राउंड कितना रहे? 1। बाल्मर कब बोलेंगे? जब ग्राउंड कितना रहे? 2। पास्चन कब बोलेंगे? जब ग्राउंड कितना रहे? 3। ब्रैकेट कब बोलेंगे? जब ग्राउंड कितना रहे? 4। और पी फंड कब बोलोगे? जब ग्राउंड कितना रहे? 5। और हमफ्री कब बोलोगे? जब आपका ग्राउंड क्या रहे? 6 रहे। अब देखो, ये सब आपका लाइन को दिखा रहा है। देखो यहां भी लाइन है, सब लाइन दिखा रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ टाइप ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहां पे आपको लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो यहां पर मैं काम करता हूं, यहां पे सीरीज किसने यहां पे डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय
किस रीजन में वर्क करेगा ये दिखा लेते हैं। इसके साथ साथ इसका ग्राउंड स्टेट क्या होगा, ग्राउंड स्टेट जिसको आप N1 के साथ दिखा रहे हैं, और ट्रांजिशन कहां से होगा, ट्रांजिशन जिसको आप दिखा रहे हो N2 से। ठीक है, सबसे पहले आप बात कर लो लेमन सीरीज के बारे में, इसके बारे में लेमन सीरीज के बारे में। तो लेमन सीरीज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का ही नाम था लेमन, और अपने ही नाम के आधार पे इस सीरीज को क्या बोला, लेमन सीरीज बोला। ये किस रीजन में वर्क किया था, तो अल्ट्रावायलेट के रीजन में वर्क किया था। इसका ग्राउंड स्टेट क्या था, 1, और ट्रांजिशन कहां से हो सकता है, तो 2 से 1 तक हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 7 से हो सकता है। आपको जहां से ट्रांजिशन कराना है कराओ, लेकिन हमेशा ग्राउंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी आप इसको लेमन बोलेंगे, है ना। दूसरा सीरीज है आपके पास बाल्मर, बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट ही थे बाल्मर, और अपने ही नाम के आधार पे इस सीरीज का नाम रखा जिसे बाल्मर सीरीज कहते हैं। किस रीजन पे वर्क करेगा, विजिबल रीजन पे वर्क करेगा। इसका ग्राउंड क्या होगा, 2, और ट्रांजिशन कहां से हो सकती है, तो 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5, 6, 7, 8 आगे आप जहां तक जाना चाहो जा सकते हैं। ठीक है, अगर 3 से 2 तक ट्रांजिशन हो तब भी बाल्मर कहलाएगा, 4 से 2 तक हो तब भी बाल्मर कहलाएगा, 5 से 2 तक हो तब भी क्या कहलाएगा, बाल्मर कहलाएगा। बाल्मर डिसाइड हो रहा है ग्राउंड के आधार पे कि ग्राउंड उसका 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाल्मर के बाद आता है पाश्चन, पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट ही थे पाश्चन, और अपने ही नाम के आधार पे उन्होंने इस सीरीज को बोला है। किस रीजन में वर्क करेगा, इंफ्रारेड के रीजन पे। ग्राउंड स्टेट क्या होगा, 3, ट्रांजिशन कहां से होगी, 5, 4, 6, 7, 8, 9 आप जहां से लेना चाहो ले सकते हो। ग्राउंड क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए। इसके बाद एक आया था ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट ही थे ब्रैकेट, इसीलिए अपने ही नाम के आधार पे इस सीरीज को नाम दिया। ये भी किस रीजन पे वर्क किया था, इंफ्रारेड पर। ग्राउंड स्टेट क्या था इसका, 4, ट्रांजिशन कहां से होगा, 5, 6, 7, 8, 9 आगे आप जहां तक लेना चाहो। इसके बाद सीरीज था आपके पास पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, पी फंड ही थे, तो अपने ही नाम के आधार पर इस सीरीज को बोला है। ये भी किस रीजन में वर्क किया था, इंफ्रारेड वाले रीजन पे। ग्राउंड स्टेट क्या था, 5, ट्रांजिशन कहां से होगा, 6, 7, 8, 9 आगे आप जहां तक लेना चाहते है ना। और लास्ट क्या था आपके पास, हम्फ्री सीरीज। और हम्फ्री सीरीज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट ही कौन थे, हम्फ्री थे, तो अपने ही नाम के आधार पर यह सीरीज भी रखा है। ये किस रीजन में वर्क किया था, FIR पे, फर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद वाले रीजन पे, है ना। इसकी ग्राउंड क्या होगी, 6, ट्रांजिशन 7 से 8 से 9 से आगे जहां से आप लिख सकते। तो सब कुछ भूल जाना, लेकिन ग्राउंड स्टेट मत भूलना कि लेमन का ग्राउंड स्टेट 1 होता है, बाल्मर का 2 होता है, पाश्चन का 3 होता है, ब्रैकेट का 4 होता है, पीफंड का 5 होता है, और हम्फ्री का 6 होता है। आई थिंक आपको मैटर समझ में आ गया होगा। इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने के बारे में समझते हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। द सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन। तो अल्ट्रावायलेट रीजन पे कौन सा सीरीज वर्क किया था, लेमन सीरीज। कौन सा, लेमन सीरीज। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन को देखो, द सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड इन विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन पे कौन सा सीरीज काम किया था, बाल्मर काम किया था ना, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर होगा। आगे चेक करें, कलर कैन बी शोन ऑन विच सीरीज। आपको पता है कि कलर कहां पे दिखता है, विजिबल रीजन पे दिखता है ना। और विजिबल रीजन पे कौन सा सीरीज काम करता है, बाल्मर सीरीज काम करता है।
कौन सा सीरीज? बाल्मर सीरीज काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? देखो ऑप्शन नंबर बी आपका सही दिख रहा है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देख लो जरा, कि कलर सीरीज हैविंग फॉलोइंग। कलर कहां पे शो करेगा बाबू? आपको पता है कि कलर शो करता है विजिबल वाली रीजन पे, यानी कि बाल्मर सीरीज पे। कहां पे? बाल्मर सीरीज पे। और बाल्मर सीरीज का ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या होता है? 2 होता है। तो आप चेक करो ग्राउंड स्टेट कहीं 2 है क्या? यहां पे ग्राउंड स्टेट 1 है, ग्राउंड स्टेट 3 है, ग्राउंड स्टेट 2 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कर सकते हो। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको जरा आप कॉपी करो, फिर हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के बारे में सीख लेते हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। देखो स्पेक्ट्रल लाइन आपको कैलकुलेट करना है। तो स्पेक्ट्रल लाइन को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है और एक ट्रिक भी है। तो फॉर्मूला और ट्रिक हम लोग दोनों देखेंगे। पहले आप फॉर्मूला देख लो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जहां पर n2 क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन कहां से हो रहा है? स्टेट। और n1 क्या कह रहे हैं? ग्राउंड स्टेट कह रहे हैं। ग्राउंड स्टेट कह रहे हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो n2 का वैल्यू आपके पास 7 दे दिया जाए, मतलब ट्रांजिशन करके आपका ग्राउंड स्टेट पहुंचता है 2, मतलब ट्रांजिशन 7 से कहां पर हो रही है? 2 तक। 7 हायर और 2 क्या है? आपके पास ग्राउंड है। तो स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकालेंगे? स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्मूला क्या होता है? n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई n2 कितना है? देखो तो 7 माइनस 2, यहाँ पे 7 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो गया? 2। 7 में से 2 गया कितना? 5। और 8 में से 2 गया कितना? 6/2, यानी 30/2 वैल्यू कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जरा कॉपी करो, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, वहां पे भी स्पेक्ट्रल लाइन निकालेंगे इस फॉर्मूले की मदद से भी और ट्रिक के मदद से भी। ठीक है, जरा इसको कॉपी करो। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस। कौन सा लाइन? स्पेक्ट्रल लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम 7 सेल टू सेकेंड सेल। n2 कितना दिया गया है? ये दिया गया 7, और n1 कितना दिया गया है आपके पास? सेकेंड। पहले स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्मूले के माध्यम से निकालो। स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकाल सकते हैं? n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n2 कितना? 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 5 इंटू 6/2। सॉल्व करेंगे आएगा 30/2, सॉल्व करेंगे आएगा 15। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है निकालने का? आपके पास n2 कितना है बाबू? 7, और n1 कितना है? 2। अब n2 से n1 को माइनस करो और स्पेक्ट्रल लाइन निकालो। कैसे? समेशन ऑफ n2 माइनस n1। n2 कितना है देखो तो 7, n1 कितना है? 2। कितना मिल जाएगा? समेशन ऑफ 5। इसका कहने का क्या मतलब है? मैं 5 से लेकर के 1 तक ऐड कर रहा हूं। 5, 4, 3, 2 एंड 1। डिफरेंस कितना मिला? 5 का, और 5 से लेकर 1 तक जोड़ दो। तो 5, 4, 9, 9, 10, 11, 12, 12 और 2 हो गया 13 और 1 हो गया 15। ऐसे निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, यही आपके पास ट्रिक है। करना कुछ नहीं है, n2 से n1 को आपको माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद 1 तक के समेशन करनी है, या फिर 1 तक का सिग्मा निकालना है। जैसे 1 तक, 5 से लेकर के 1 तक, तो 5, 4, 3, 2, 1 सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा।
इसको कॉपी करो, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे, ठीक ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि इन अ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6 to 2nd by transition in multi steps then find out the number of line of spectrum। ट्रांजिशन कहां से कहां तक है, n2 इक्वल टू 6 एंड n1 इक्वल टू 2nd। स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्मूले के आधार पे निकालो। पहले फॉर्मूला क्या था, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करें, 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई हो गया 2, दैट इज 4 इंटू 7 में से 2 गया, आ गया 5 बाई 2 यानी 20 बाई 2। वैल्यू कितना मिलेगा 10। अब ट्रिक के माध्यम से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकालना था, n2 माइनस n2 कितना था 6 माइनस 2, वैल्यू मिला आपके पास 4 और 4 से लेकर के 1 तक जोड़ देना है, यानी 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। सॉल्व करो, 4 3 जा 7, 7 और 2 कितने हो गए 9 और 1 हो गया 10। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कॉपी करो, एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे। चलिए बच्चों, आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि इन अ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6 to 3rd ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप्स देन फाइंड आउट द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन टोटल कितना बनेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर ट्रांजिशन 6 से लेकर के आपका 3rd तक होता है। स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड आउट कर लो। ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्ट, है ना, समेशन n2 माइनस n1 दैट इज 6 माइनस हो गया 3 दैट इज 3, इसका समेशन तो क्या होगा 3 प्लस 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे आएगा कितना 6, मतलब टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितना बनेगा 6 बनेगा। आप चाहें तो फॉर्मूले के ऊपर भी पुट करके निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन पे टोटल कितने नंबर ऑफ लाइंस बनेंगे। आपको पता है कि अल्ट्रा वायलेट रीजन इसमें आपका लेमन सीरीज वर्क करता है और लेमन सीरीज का ग्राउंड स्टेट क्या होता है 1, जबकि क्वेश्चन में ग्राउंड स्टेट कितना दिया गया 3। ट्रांजिशन 1 तक तो पहुंची ही नहीं ना, ट्रांजिशन रुकी कहां तक है 3 तक रुकी है। इसका मतलब नो स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म, नो स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म। क्यों नहीं फॉर्म किया, क्योंकि ग्राउंड दिया क्या है 3 और लेमन के लिए ग्राउंड क्या होता है 1, तो ट्रांजिशन 1 तक नहीं पहुंचा है तो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा ही। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन पर टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने बनेंगे। आपको पता है विजिबल रीजन काम करता है बाल्मर सीरीज पर और बाल्मर सीरीज का ग्राउंड स्टेट क्या होता है 2 होता है, जबकि ट्रांजिशन कहां तक हुई है 3 तक हुई है, 2 तक नहीं हुई है ना, इसलिए नो स्पेक्ट्रल लाइन, यहां कोई भी आपका स्पेक्ट्रल लाइन नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन का पार्ट है डी नंबर। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन। किस रीजन पर, इंफ्रारेड वाले रीजन पे। तो इंफ्रारेड रीजन पे 3 सीरीज काम करता है, कौन कौन, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड। पास्चन भी काम करता है यहां पर। पास्चन के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होता है 3, है ना। फिर इसके बाद क्या है ब्रैकेट,
इसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या होता है 4, और फिर एक क्या है आपके पास P1, इसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या होता है 5 होता है। तो क्या यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा? देखो ग्राउंड स्टेट 3 मिल रहा है, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, और यहाँ पर भी नहीं बनेगा। तो बनेगा तो कितना बनेगा पार्शियल सीरीज पे? निकाल लो डायरेक्ट फॉर्मूले के आधार पे। स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्मूला क्या था? n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2, दैट इज n2 कितना हुआ बाबू? ये हो गया आपके पास 6 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा कितना? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको जरा आप कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक ना? चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम विच ट्रांजिशन रिप्रेजेंट्स थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन कैसे निकालोगे? तो इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं यहाँ पे ना। नंबर ऑफ लाइन को फाइंड आउट करना है। यहां से क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, मान लो आपके पास N1 दिया गया ग्राउंड स्टेट, ठीक ना, ग्राउंड स्टेट। तो अगर आप ट्रांजिशन N2 फाइंड आउट करना चाहते हो, N2 कैसे करना होगा? नंबर ऑफ लाइन इन क्वेश्चन पे जो लाइन आपसे पूछ रहा है और इसमें N1 को ऐड कर देना है। जैसे एग्जांपल, आपके क्वेश्चन पर थर्ड लाइन पूछ रहा है और बाल्मर सीरीज का पूछ रहा है। तो बाल्मर सीरीज का ग्राउंड स्टेट क्या होता है? 2 होता है, और थर्ड लाइन पूछ रहा है तो थर्ड में N1 को ऐड कर दो, दैट इज कितना मिल जाएगा? 5। अब ये जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है ये थर्ड लाइन को शो कर रहा है। मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, बाल्मर सीरीज का जो ग्राउंड स्टेट है वो कितना है? 2 है। कह रहे कि ट्रांजिशन रिप्रेजेंट थर्ड लाइन। कौन सा ऐसा ट्रांजिशन होगा जो थर्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? तो कैसे? N2 पहले पता करो। N2 कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ लाइन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है, और इसमें ग्राउंड को ऐड कर दो। तो नंबर ऑफ लाइन कितना पूछा गया है? थर्ड लाइन, और ग्राउंड कितना था? 2, यानी कि आ जाएगा 5। तो N2 से लेकर के N1 तक ट्रांजिशन हुआ, यानी 5 से लेकर के 2 तक जो ट्रांजिशन होगा ये आपका थर्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख भी सकते हैं 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करें। तो इसी की तरह एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। इस बार फोर्थ लाइन आपसे पूछ रहा है, और किसका? लाइमन सीरीज का। तो आपको पता है कि लाइमन सीरीज का ग्राउंड स्टेट क्या होता है? तो 1 होता है, और फोर्थ लाइन पता करने के लिए N2 निकालना पड़ेगा। N2 कैसे पता करना है? नंबर ऑफ लाइन जो क्वेश्चन पे निकालने बोला है प्लस N1, दैट इज नंबर ऑफ लाइन क्वेश्चन पे कितना निकालने बोला? 4, और ग्राउंड कितना था? 1। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। यानी ट्रांजिशन N2 से लेकर के N1 यानी कि 5 से लेकर के 1, ये जो ट्रांजिशन होगा यहाँ पे आपको फोर्थ लाइन देखने को मिलेगा। चेक कर सकते हैं 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, चलिए बच्चों तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों आज जो है हम लोग स्पेक्ट्रम को कंप्लीट खत्म किए हुए हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।